गलत नंबर से अनजान मैसेज आना आजकल आम सा हो गया है और हम अक्सर ऐसे मैसेजेस पर सॉरी रॉन्ग नंबर लिखकर बात खत्म कर देते हैं। पर मेरी कहानी में ऐसा नहीं हुआ था। मुझे उस अनजान लड़के में एक दोस्त मिल गया जो मुझे मैसेज करता था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, पर जब मुझे असलियत का पता चला तो मेरे पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो। मेरा नाम डेरी मूर है और मैं 14 साल की थी जब मेरे साथ ये घटना हुई। मैंने कुछ वक्त पहले ही हाई स्कूल जाना शुरू किया था और सच कहूं तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। मेरे डैड बहुत ही अच्छे पिता थे। वो मेरे स्कूल में साफ सफाई का काम करते थे और इसलिए सभी बच्चे मुझसे दूर रहते थे। उन्हें मेरे साथ बैठना या बात करना पसंद नहीं था। शुरू के कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल थे। मैं अकेली थी, मेरे कोई दोस्त नहीं थे और मेरे पास बाकी बच्चों की तरह फोन भी नहीं था। हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। मैं जानती थी कि मैं पहले ही महीने के बाद स्कूल छोड़ दूंगी, पर उस हफ्ते कुछ खास हुआ। स्कूल खत्म होने के बाद मैं घर जाने के लिए क्लास से बाहर निकली। डेज़ी, देखो मैं तुम्हारे लिए लॉस्ट एंड फाउंड से क्या लाया। उन्होंने मुझे आईफोन दिखाया। इससे पहले मैं कुछ पूछती, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए फोन नहीं खरीद सकता और तुम्हें एक फोन की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये फोन तुम्हें दे दूं। ये पिछले 6 महीनों से यही रखा है, कोई इसे लेने नहीं आया। ये देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं एक अमीर घर में पैदा नहीं हुई थी, इसलिए मुझे हर चीज की कद्र करना आता था। और ये जानते हुए भी कि मेरे डैड ने मेरे लिए कोई फोन नहीं खरीदा, मैं उनकी सोच को जानकर खुश थी। मैंने उन्हें गले लगाकर शुक्रिया किया। उसके बाद अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर मैं घर चली गई। उस रात सोने से पहले मेरे फोन में एक अनजान सा मैसेज आया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं थे जो मुझे मैसेज करे। इसलिए मैं जानती थी कि किसी ने गलती से मुझे मैसेज कर दिया होगा। मैंने मैसेज पढ़ा। हाय, मेरा नाम नेथन है। मैंने जवाब दिया, माफी चाहूंगी, आपने शायद गलत नंबर पर मैसेज भेज दिया है। मेरे मैसेज का फौरन जवाब आया, नहीं, मैं जानता हूं कि यह सही नंबर है, क्योंकि मुझे इस नंबर की हर डिजिट वैसे ही याद है जैसे अपने की। मैं उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाई, पर इससे पहले कि मैं कुछ पूछती उसने बात बदल दी। तो अपने बारे में कुछ बताओ। तो ऐसे हमारी बात होना शुरू हुई और इससे पहले कि मैं कुछ जान या समझ पाती, हम पूरी रात बातें करते रहे। इस बात को कुछ महीने बीत गए थे जब मैंने नेथन से पहली बार बात की। मैं जब भी फ्री होती उससे बातें करती थी। मैं उसके बारे में काफी कुछ जान गई थी, जैसे कि वो मुझसे 1 साल बड़ा है और उसे भी मेरी तरह हाई स्कूल में एडजस्ट होने में समय लग रहा है। हाई स्कूल के संघर्षों ने हमें बात करने का काफी बड़ा मौका दिया। हमारे कुछ आदतें और शौक भी एक जैसे थे, इसलिए भी मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। मुझे नेथन से बात करना बेहद पसंद था, पर उसकी कुछ बातें मुझे बहुत ही अजीब लगती थी। जैसे कि मैं जानती थी कि नेथन और मैं एक ही शहर में रहते हैं, पर वो अक्सर कहता था कि यहां बहुत सर्दी है, जबकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और तेज कड़कती धूप ने बाहर निकलना दुश्वार कर दिया है। और जब भी मैं उसे अपनी तस्वीर भेजने को कहती, तो वो हमेशा स्कूल में खींची हुई तस्वीर भेजता, जिसमें उसका चेहरा ऐसे दिखता जैसे फीका पड़ गया हो। जबकि मैं जानती थी कि ये सब बातें होना आम बात नहीं है, पर फिर भी मैंने उसे कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि वो मेरा इकलौता दोस्त था। और मैंने इसलिए भी नहीं पूछा क्योंकि मेरी तरह हाई स्कूल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। उस समय मैंने खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं उससे बात करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि बेशक हम कभी मिले नहीं हों, पर वो इतने सालों में मेरा पहला दोस्त बना था जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती थी। पर अगले हफ्ते की पहली ही सुबह को मैं अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि एक भयानक सच ने मुझे घेर लिया था। उस दिन स्कूल के सभी बच्चों को एक श्रद्धांजलि वीडियो दिखाने के लिए हॉल में इकट्ठा किया गया। जैसे ही सब बैठ गए, वीडियो शुरू हुआ। पिछली सर्दियों हमारे स्कूल के 15 बच्चे पिकनिक के लिए जाते समय एक्सीडेंट के कारण मारे गए। उन्होंने दिखाया कि किस तरह रोड पर एक्सीडेंट हुआ और बस एक हल्की जमी हुई नदी में जा गिरी। बस के ड्राइवर और बच्चों की ठंडे गहरे पानी में गिरकर मौत हो गई। मैं इस घटना के बारे में पहले से ही जानती थी,
क्योंकि इसकी जानकारी हमारे पूरे शहर को थी। पर आगे जो होने वाला था मैं उसके बारे में नहीं जानती थी। उन्होंने हमें मारे गए बच्चों की तस्वीर दिखाना शुरू किया। वीडियो के अंत तक सब सही था। आखिरी तस्वीर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के बेटे की थी, जिनका नाम था नेथन वॉकर। मैं एक जिंदा लाश की तरह रह गई जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी। ये वही था जिससे मैं पिछले 6 महीनों से बातें कर रही थी। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। फिर हमारे प्रिंसिपल ने अपने बेटे और बाकी सभी बच्चों के लिए एक स्पीच दी। उनके आखिरी शब्द थे। मैंने उसे उस दिन की सुबह को फोन किया, पर उसका फोन खो चुका था। मैं अपनी सारी दौलत एक बार उसकी आवाज सुनने के लिए लुटा सकता हूं। मैं जल्दी से हॉल से बाहर निकल गई। मेरे डैड ने मुझे उस हाल में देखकर पूछा, डेज़ी क्या तुम ठीक हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं ठीक हूं, बस आज का दिन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। जब मैं उस दिन घर वापस आई, मैंने नेथन को बहुत मैसेजेस किए, बहुत से सवाल जो मेरे मन में चल रहे थे। मुझे उनका जवाब चाहिए था, पर जैसे हर बार मुझे उसका रिप्लाई फौरन आ जाया करता था, इस बार वो नहीं हुआ। मेरे बहुत इंतजार करने के बावजूद नेथन का कोई जवाब नहीं आया। मुझे इस बात का एहसास होने में हफ्ते लग गए कि वो एक भूत की तरह गायब हो गया, क्योंकि उसने मुझे जवाब देना बंद कर दिया था। जो मेरे साथ हुआ वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए मैंने अपने डैड से इस बारे में बात करने का सोचा। पर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं हमारे प्रिंसिपल के मरे हुए बेटे से पिछले 6 महीने से बात कर रही हूं, तो उनके चेहरे पर चिंता आ गई, और उनकी चिंता को देखते हुए मैंने उसे मजाक का नाम देकर टाल दिया। मैंने कुछ और लोगों से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर ना जाने क्यों मैंने हमारे प्रिंसिपल सर को सब कुछ बताया। मैं बस अपने सवालों का जवाब और ढूंढना चाहती थी, और मुझे लगा कि नेथन के डैड के अलावा कोई मुझे उतना नहीं समझ पाएगा। जब मैंने मिस्टर वॉकर को सब बताया तो वो मुझसे गले लगकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि वो मुझ पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो फोन मेरे हाथ में था वो नेथन का था। अब मैं 24 साल की हूं, और मुझे हर वो दिन, हर वो बात याद है जो 10 साल पहले मेरे साथ हुई। जबकि ये मेरे लिए एक बहुत ही डरावना अनुभव था, पर मैंने खुद को संभाला और समझदारी से काम लिया। अब मेरे पास सबको बताने के लिए एक घटना है, जिसमें मैं कहती हूं कि मेरे पास एक आईफोन हुआ करता था, जिससे मैं मरे हुए लोगों से बात कर सकती थी। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो, अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। मैंने कॉलेज में गलती से अपना आईफोन तोड़ दिया। जब मैं हमारे टीचर के लेक्चर को रिकॉर्ड कर रही थी, वो मेरे हाथ से फिसल गया। क्लासरूम के पक्के फर्श पर जाकर जब मेरा फोन गिरा तो उसकी स्क्रीन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब समझदारी इसी में थी कि मैं सैमसंग या किसी और कंपनी का फोन ले लूं, पर मैं काफी पैसे खर्च कर एप्पल के अलग अलग गैजेट्स ले चुकी थी, जो सिर्फ उसी के फोन से चल सकते थे, और इसलिए मैं उन सबको बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने तय किया कि मैं वही पुराना मॉडल का आईफोन लूंगी जो मेरे पास पहले था। वो काफी पुराना मॉडल था, इसलिए मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर अब जैसा भी मिलता मुझे वही चाहिए था। मैं बस इतना चाहती थी कि वो इतनी कंडीशन में हो कि मेरा काम चल सके। मैंने इंटरनेट पर उसी मॉडल का आईफोन देखा, जो इतना सस्ता था कि अगर उसका ओनर उस फोन को फेंक भी देता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे प्राइस देखकर शक हुआ, पर मैं इस वेबसाइट को काफी बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए मैंने उसे खरीदने के बारे में सोच लिया। और वैसे भी फोन इतना सस्ता था कि अगर कुछ गड़बड़ होती भी तो भी मुझे उतना नुकसान नहीं होता। मैंने उस पुराने आईफोन को अपने लैपटॉप से ऑर्डर कर दिया और 1 दिन तक उसके आने का इंतजार किया। अगले दिन शाम तक मेरे पास वो आईफोन पहुंचा। उस टाइम तक आईफोन स्टोर बस बंद ही होने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अगले दिन ही स्टोर पर जाऊंगी और इसे फैक्ट्री रीसेट करवा लूंगी। जब मैंने उस फोन को देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई। फोन काफी अच्छी कंडीशन में था। मुझे लगा था कि इंटरनेट पर इसकी तस्वीर फोटोशॉप करके लगाई हुई थी, पर ऐसा नहीं था। यह वाकई काफी नया लग रहा था, बस
थोड़े से स्क्रैचेस के अलावा उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। फोन के पीछे किसी ने लिखवाया हुआ था कि सिर्फ और सिर्फ मेरी सैरहा के लिए। मुझे लगा कि शायद ये फोन कभी किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने सैरहा को गिफ्ट दिया होगा। तभी मुझे समझ आया कि शायद इसलिए इसकी कीमत इतनी कम थी। इतने महंगे तोहफे को इतनी कम कीमत पर बेचने का शायद ये मतलब है कि वो अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं और पुरानी बातें जल्द से जल्द भुला देना चाहते हैं। उस रात मेरे पास करने को कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि इस फोन का सारा डेटा डिलीट हो, मैं इसकी कुछ डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। मैं ये जानने के लिए उत्सुक थी कि सहरा किस तरह की लड़की थी। मैंने फोन की गैलरी खोली और मुझे उसमें बहुत सारी तस्वीरें मिली, जिसमें एक सुनहरे बालों और भूरी आंखों वाली लड़की थी। उसकी ज्यादा तस्वीरें किसी कॉफी हाउस या फिर किसी लॉन्ज के बाहर की थी और कुछ तस्वीरें किसी दुकान के आगे या फिर पार्क के बीच। सही कहूं तो वो एक अच्छे घर की सीधी लड़की लग रही थी। शुरुआत में उसकी कुछ फोटोज एक लड़के के साथ भी थी, जो मुझे उसके दोस्त से कुछ ज्यादा लग रहा था। एक तस्वीर में वो दोनों किसी पार्क में एक पेड़ के आगे खड़े थे, जिस पर दिल बना हुआ था, और वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे लगा कि वो लड़का शायद सैरहा का बॉयफ्रेंड होगा। जैसे जैसे मैं और तस्वीरें देखती गई, मुझे यकीन होने लगा कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही था। आगे की तस्वीरों में उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। हालांकि अच्छी बात नहीं है, पर मेरी उत्सुकता बढ़ने लगी और मैंने उसकी चैट्स पढ़ने के बारे में सोचा। उसने आखिरी मैसेज बेन नाम के किसी लड़के को भेजा था और उस मैसेज पर लिखा था कि भाड़ में जाओ धोखेबाज कहीं के। तो मुझे पता चल गया कि क्या हुआ होगा, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया और सो गई। अगले ही दिन मैं पास के आईफोन स्टोर पर गई और मैंने फोन को फैक्ट्री रीसेट करवा लिया। मैं सैरहा, उसके दोस्त और उन तस्वीरों के बारे में भूल चुकी थी, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई से संबंधित एक किताब से कुछ तस्वीरें नहीं ली। जब उन तस्वीरों को देखने के लिए मैंने फोन की गैलरी खोली, तब मैंने देखा कि सहरा की एक तस्वीर अभी भी थी। ये वही तस्वीर थी जिसमें वो दोनों एक पार्क में पेड़ के आगे खड़े थे, पर इस बार तस्वीर में कुछ बदलाव था। लड़का अभी भी मुस्कुरा रहा था, पर सहरा उदास दिख रही थी। लेकिन मुझे याद है, जब मैंने तस्वीर पहली बार देखी थी, उसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरा ही वहम हो कि सहरा पहले इस तस्वीर में मुस्कुरा रही थी और शायद किसी बग की वजह से ये तस्वीर डिलीट ना हुई हो। मैंने उन दोनों की उस तस्वीर को डिलीट किया और सोने चली गई। अगले दिन क्लास में मैंने अपना फोन नोट्स देखने के लिए चेक किया, जिसकी तस्वीर मैंने पिछली रात खींची थी, और मैंने फिर सहरा और उसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर अपने फोन में पाई। इस बार वो तस्वीर और भी बदली हुई थी। इस बार उदास होने के साथ साथ सहरा खून के आंसू भी रो रही थी, जबकि उसके बॉयफ्रेंड की शक्ल पूरी तरह बिगड़ी हुई थी। मैं उस तस्वीर को काफी वक्त तक घूरती रही, जब तक मेरी टीचर ने मुझे आवाज दी। मिस सैंडरसन। जी सर। क्लास में ध्यान दो और अपना फोन साइड पर रखो। जी सर, आई एम सॉरी। मैंने अपना फोन साइड पर रख दिया जैसे उन्होंने कहा, पर मेरा ध्यान पढ़ाई में लग ही नहीं रहा था। उन्होंने जो भी पढ़ा है मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो तस्वीर मेरे दिमाग में घुटी रही जब तक क्लास खत्म नहीं हो गई। जब क्लास खत्म हुई, मैंने फिर से वो तस्वीर को डिलीट कर दिया और सीधा घर चली गई। रात होने तक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी। सहरा की रोती हुई शक्ल मेरे दिमाग में घूमती रही। उसी के साथ बारिश और तूफान की वजह से मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पूरी रात सोई ही नहीं हूं। मैंने सबसे पहले फोन की गैलरी देखी, ये जानने के लिए कि क्या वो तस्वीर फिर से लौट आई है, और जब मैंने देखा तो हैरान रह गई। वो तस्वीर वहां थी। इस बार उस तस्वीर में आसमान का रंग लाल हो गया था और पेड़ पर बने दिल से खून निकल रहा था। सहरा की गर्दन पर चाकू मारा गया था, जिसकी वजह से उसके गले से खून निकल रहा था और उसने सहरा के सफेद कपड़ों को लाल कर दिया था। बस अब हद हो गई थी। मैं उस फोन को फेंकने ही वाली थी कि सिम निकालने से पहले मुझे सिरी की आवाज आई। आप अपने डेस्टिनेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हैं। मैंने फोन की स्क्रीन देखी तो पता नहीं कैसे खुद ब खुद जीपीएस चल गया। मैंने जीपीएस हटाया, पर वो फिर से खुद ही खुल गया। उस पर जो लोकेशन डाली हुई थी वो मेरे घर से कुछ ही दूरी पर थी। मैं कश्मकश में पड़ गई। मैं वहां जाना भी चाहती थी और नहीं भी। आखिर में मैंने वहां जाने का फैसला किया। वो जगह एक पब्लिक पार्क थी और उस दिन शनिवार था।
मैंने सोचा सुबह का वक्त है, वहां लोग भी होंगे, इसलिए शायद मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरा दिन अच्छा रहा तो शायद मुझे पता चल सके कि मेरे फोन में ये अजीब चीजें मुझे क्यों दिख रही हैं। कुछ ही देर में मैं अपनी गाड़ी लेकर उस पार्क में पहुंच गई और फिर जीपीएस को फॉलो करते हुए पैदल चलने लगी। आखिर में मैं उस पेड़ के आगे आ पहुंची जो मुझे तस्वीर में दिखाई देता था। उस पेड़ पर बना हुआ दिल अभी तक वहां था और उस पर लाल रंग के धब्बे भी थे। मैंने पेड़ के पीछे देखा तो मुझे जमीन का कुछ हिस्सा उभरा हुआ लगा। पिछली रात हुई बारिश की वजह से वहां कीचड़ हो गया था और गीली मिट्टी खिसकने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे नीचे कुछ गड़ा हुआ है। मैंने नीचे बैठकर मिट्टी को हटाया, ये देखने के लिए कि क्या है उसके नीचे, पर ऐसा करके मैं पछताई। उस पेड़ के नीचे किसी की लाश दफन की गई थी और वो सीधा मुझे ही देख रही थी। मैंने फौरन पुलिस को फोन किया। वो आए और उन्होंने तहकीकात की। इस हादसे के बारे में पूरे शहर को पता चल गया और मैं हर रोज उसकी न्यूज बहुत ही ध्यान से देखने लगी। ये मेरे लिए चौंका देने वाली बात नहीं थी कि वो लाश सहरा की थी और उसका कातिल और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था जिसने सहरा के गला काट कर हत्या कर दी थी। तहकीकात के अनुसार वो लड़का सहरा के घर घुसा जब वो सो रही थी। उसके पास पहले से ही सहरा के घर की चाबी थी क्योंकि वो सहरा का बॉयफ्रेंड था। घर में घुसकर उसने सोती हुई सहरा का गला काट कर हत्या कर दी। आज भी मेरे पास वो आईफोन है, पर सहरा और उसके बॉयफ्रेंड की वो तस्वीर मेरे फोन से अपने आप गायब हो गई जब मैंने पुलिस को फोन करके बुलाया था। मैं उम्मीद करती हूं कि अब सहरा की आत्मा को शांति मिली होगी। मैं आपको मेरे साथ हुई इस घटना के बारे में इसलिए बता रही हूं ताकि आप सतर्क रहें। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि आप में से कोई भी मेरी तरह यह गलती ना करे, क्योंकि यह छोटी सी गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। मैं हाल ही में न्यूयॉर्क के एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। मेरी फैमिली इसी शहर में रहती है, इसलिए मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी में टेलीकॉलर हूं। मेरी नौकरी काफी आसान है और वो मुझे अच्छा पैसा देते हैं जिससे मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकूं। क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूं, इसलिए मैंने जब भी जो भी मांगा मुझे मिला। बहुत से शौक होने के साथ साथ मेरा एक शौक नए गैजेट्स खरीदने का भी है। मुझे आईफोन पसंद है और मैं उन्हें काफी समय से इस्तेमाल कर रही हूं। मेरी एक बुरी आदत भी है जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। मैं बहुत ही सनकी इंसान हूं। मैं जहां भी जाती हूं वहां अपना कुछ ना कुछ सामान भूल आती हूं। जैसे मैं अपना सामान बिना ड्रिंक्स पिए खो देती हूं। काफी बार मुझे मेरा सामान मिल जाता है और काफी बार नहीं भी मिलता। ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने अपना आईफोन खो दिया और उसके बाद मेरी जिंदगी उलट गई। वो शनिवार की रात थी। मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने नाइट क्लब जाने का फैसला किया। मुझे पार्टीज करना बहुत पसंद है। मेरी बेस्ट फ्रेंड जेनिफर कभी भी एक नाइट क्लब में मेरे ड्रिंक करने के बाद मुझे अकेले नहीं छोड़ती, लेकिन उस रात जैसे कोई शैतान मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही हम क्लब में घुसे, वहां की अलग अलग लाइट्स चारों ओर घूम रही थी। लोग पागलों की तरह डीजे पर नाच रहे थे। मैंने जाते ही कुछ टेकीला शॉट्स लिए और डांस फ्लोर पर चली गई। मेरे दोस्त भी मेरे साथ नाच रहे थे और हमें बहुत मजा आ रहा था। मेरा सर थोड़ा चकराने लगा। मैंने सोचा कि मुझे पानी पीना चाहिए और थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि मैं पिछली बार की तरह वॉमिट नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मैंने बार के आगे बैठकर पानी देने को कहा, मेरा ध्यान एक आदमी पर गया। वो मुझे तकरीबन 30 साल तक का लग रहा था और मुझसे कुछ ही दूरी पर बैठा मुझे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा रहा था। मैंने अपना फोन निकालकर अपनी कुछ सेल्फीज खींची ताकि मैं उन्हें बाद में फेसबुक पर डाल सकूं। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि उस आदमी को ना देखूं, पर वो देखने में अच्छे घर से लग रहा था, लेकिन अजीब ढंग से मुस्कुरा भी रहा था, जिस वजह से मेरी नजर बार बार उस पर जा रही थी। उस पूरे क्लब में सिर्फ वो ही था जिसने सूट पहना हुआ था, जैसे वो किसी मीटिंग से डायरेक्ट आया हो। मैं बहुत क्लब्स में जाती हूँ और इन जैसे आदमियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्हें उन लड़कियों पर पैसे लुटाने बहुत पसंद है जो इनके साथ सोने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे दिमाग में एक चालाकी आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उसे देखकर स्माइल पास कर दूं और शायद वो मुझे ड्रिंक्स खरीद के दे दे। थोड़ा फ्लर्ट करेंगे और बस। तो इस बकवास आइडिया के बारे में ज्यादा ना सोचकर मैंने उसे देखकर स्माइल किया। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो उठा
और मेरे साथ आकर बैठ गया। मेरे पास आकर उसने कहा, हाय, मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूं, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे ये पुरानी घिसी पिटी लाइन सुनकर हंसी आ गई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मुझे स्टीव बुला सकती हो। सो स्टीव, तुम क्या करते हो? मैं कंपनी का मालिक हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं उससे ज्यादा कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो भी सब झूठ ही बोल रहा था। इसलिए मैंने कहा कि मेरा नाम लिली है और मैं NYU में पढ़ती हूँ। मैं एक एवरेज हाइट की पतली लड़की हूँ, इसलिए मेरा झूठ पर विश्वास करना आसान है। वो फिर मुस्कुराया और बोला, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीद सकता हूँ लिली? ऑफ कोर्स। उसने मुझे एक नहीं बल्कि कई ड्रिंक्स दिलवा दी और मैं उसके साथ फ्लर्ट करती रही, बिना सोचे कि इससे मुझे क्या नुकसान हो सकता है। वो मुझे अपनी अमीर होने की कहानियां बताने लगा, और वो सब जिससे एक भोली भाली कॉलेज की लड़की इंप्रेस हो सके। जब मैं उससे बात कर रही थी तभी मेरा फोन में एक मैसेज आया। वो मैसेज जेनिफर का था। एक बेचारे आदमी को सिर्फ ड्रिंक्स के लिए इस्तेमाल करना बंद करो, उसने ये लिखा था। मुझे उसका मैसेज पढ़कर हंसी आ गई और स्टीव बोला, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें मैसेज किया है? उसने वो सवाल इतना हक जताकर पूछा कि पहले तो मैं सोच में पड़ गई कि ये होता कौन है। फिर मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, हाँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ओ प्लीज, तुम अपना वक्त इन कॉलेज के लड़कों के साथ बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें इनसे कई ज्यादा दे सकता हूं। चलो, तुम ये ड्रिंक्स खत्म कर लो, फिर मैं तुम्हें मेरे पेंट हाउस लेकर चलता हूं, जहां तुम्हें मेरे घर की बालकनी से व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी? क्या? तो इसलिए तुमने मुझे देखकर स्माइल पास नहीं की थी? सॉरी, पर मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। तुम बहुत अनाड़ी हो। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हमें रात साथ गुजारनी चाहिए। मैं उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गई और तब मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी सिर्फ फ्री की कुछ ड्रिंक्स पाने के लिए। मैं वहां से उठी और मैंने कहा, देखो मिस्टर, मैं माफी चाहती हूं। मैं बस तुमसे हेल्दी फ्लर्टिंग कर रही थी। इसका कोई और मतलब नहीं है, ओके? और मैं तुम्हारी दिलाई हुई ड्रिंक्स की पेमेंट कर दूंगी। मैंने ड्रिंक की हुई थी इसलिए मैंने इतना सोचा नहीं। उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हाँ कर दो, और मुझे तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाना नहीं पड़ेगा। क्या बकवास है? मुझसे उसकी घटिया बातें और बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने गुस्से और डर में उस आदमी को एक थप्पड़ लगा दिया। ये सब देखकर मेरी फ्रेंड्स भी आ गई। वो मुझे क्लब से बाहर ले गई और स्टीव वहीं चुपचाप बैठा रहा। ना वो चिल्लाया और ना ही उसने कोई रिएक्शन दिया। वो बस मुझे घूरता रहा तब तक मैं उसकी आंखों के सामने थी। मैं गाड़ी में बैठी और जेनिफर मुझे घर ले आई। हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे जब मैंने देखा कि मैं अपना फोन वहीं भूल आई हूं। मुझे याद था कि मैंने उसे बार में रखा था और स्टीव के साथ इस झगड़े के बाद मैं अपना फोन उठाना भूल गई। हम क्लब वापस गए और सभी जगह मेरा फोन ढूंढा, पर फोन और स्टीव दोनों ही गायब थे। मुझे ये बात सोचने में वक्त नहीं लगा कि स्टीव ने मेरा फोन चुरा लिया था। मैं पुलिस के पास जाकर अपने फोन के खोने की कंप्लेंट करना चाहती थी, पर मैं रुक गई क्योंकि इस बार गलती मेरी थी। मैं जानती थी कि पुलिस वाले मुझी से सवाल करेंगे कि मैं एक आदमी से फ्लर्ट कर रही थी कुछ फ्री ड्रिंक्स के लिए। वो मुझे कहेंगे कि यह सब होता ही नहीं अगर उस रात में अपने दायरे में रहती। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि फोन में मेरी सारी पिक्चर्स थी और मैंने अपने फोन में कोई पासवर्ड भी नहीं लगाया हुआ था। मैं सिंगल हूं और घर पर भी अकेली रहती हूं, इसलिए मुझे कभी फोन को लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कुछ वक्त तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखी, पर वहां कुछ ऐसा अपलोड नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़े टाइम बाद इस बारे में सोचना छोड़ दिया। मैं फोन मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी थी जब जेनिफर ने मुझे बताया कि एक ऐसी ऐप है जिससे मैं अपने फोन की लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ। उसका आइडिया मुझे अच्छा लगा, इसलिए एक रात जाग के घर से आने के बाद मैंने अपने बेड पर लेटकर अपने पुराने फोन को ट्रैक करने लगी। मैंने उस ऐप पर लॉग इन किया और देखा कि मेरा पुराना फोन अभी भी लिस्टेड है। फिर वो सर्च करने लगा। मुझे लगा कि आखिर में ट्राई अगेन आएगा, पर फिर भी एक आखिरी रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक थी। जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया उसकी रेडार मेरे फोन की लोकेशन ढूंढने लगी। उसके बाद जो हुआ वो मैंने सोचा नहीं था। जैसे ही खोज खत्म हुई एक डॉट आया जो बता रहा था कि मेरा फोन कहां है। वो देखकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई।
वो ऐप बता रही थी कि मेरा पुराना फोन मेरे पड़ोस में ही है, बिल्कुल मेरे घर के पास। मैं डर गई और अपने बेड से उठ गई। तभी अचानक मुझे एक अननोन आईडी से मेल आया। मैंने मेल ओपन किया, उसमें एक अटैचमेंट थी। वो अटैचमेंट एक फोटोग्राफ की थी जिसमें मैं थी, और उस फोटो में मैंने वही नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जो मैंने उस वक्त पहनी हुई थी। तभी मेरे घर की किचन से एक ग्लास के टूटने की आवाज आई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो स्टीव था और उसने मुझे ढूंढ लिया था बिना किसी दिक्कत के। मैं जल्दी से अपनी अलमारी में छुप गई और मैंने 911 पर कॉल किया। धीरे धीरे पर तेज आवाज के साथ पैरों की आवाज मेरे कमरे की तरफ बढ़ते हुए आई। मैं शोर नहीं मचा सकती थी, इसलिए मैंने मैसेज किया कि मेरे घर पर कोई घुस आया है और मुझे मदद की जरूरत है। मैंने अलमारी से झांकते हुए देखा कि उसके पैर मेरी अलमारी के ठीक बाहर थे। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे किसी भी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकालो। जब उसके पैर बाएं तरफ मुड़े, मैं लगातार उसे अलमारी से झांक रही थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो कहां है। उसने अचानक से ही अलमारी का दरवाजा खोला और मुझे देखकर शैतान की तरह हंसने लगा। तुम मुझसे छुप नहीं सकती, चलो आओ हम एक अधूरा काम पूरा कर लें लिली, या फिर मैं कहूं कैथरीन। छोटी औरत। ऐसा कहते हुए उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अलमारी से बाहर निकाला और मैं दर्द से चिल्लाने लगी। उसने मुझे इतनी जोर से खींचा कि मेरे बालों का एक गुच्छा उसके हाथ में आ गया और मेरे सर से खून निकलने लगा। उसने फिर मेरे बालों को एक पागल की तरह सूंघा और कहा, तुम्हारी खुशबू वाकई अच्छी है, आओ बिस्तर पर चले और मजे करें। मैं अपने हाथ पैर चलाने लगी जब वो मुझसे जबरदस्ती उठाकर बेड तक ले जाने लगा। जैसे ही वो मेरे ऊपर आया, मैंने उसके चेहरे को अपने नाखूनों से खरमुश दिया और उसके चेहरे से खून निकलने लगा। वो दर्द से पीछे हटा और मुझे भागने का मौका मिल गया। मैं वहां से भागकर किचन की तरफ गई और स्टीव मुझे दर्द में गालियां देने लगा। मैंने अपने घर के दरवाजा खोला और देखा कि मेरे पड़ोसी मेरे घर की तरफ आ रहे थे। उन्होंने मेरी चीख सुनी और मुझे बचाने आने लगे। मैं अपने घर के बाहर ये कहते हुए गिर गई कि मेरे घर एक घुसपैठ घुस आया है। मेरे पड़ोसियों ने स्टीव पर एक बेसबॉल बैट के जरिए कड़ी नजर रखी जब तक पुलिस नहीं आ गई। पुलिस ने स्टीव की जेब से मेरा फोन निकालकर मुझे दे दिया। जब पुलिस स्टीव को ले जा रही थी तब उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम जानती हो ये होने वाला है, तुम एक घटिया औरत हो जिसका कोई चरित्र नहीं। मैं जानती हूं कि ये मेरी गलती है, पर अगर कोई लड़की आपके साथ ड्रिंक करे तो क्या उसका मतलब ये कि वो आपके साथ सोने के लिए भी तैयार है?